हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कोई चैप्टर है तो वो है लाइट। और इसमें किसी को भी किसी तरीके की डाउट नहीं होगी। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से सवाल आते हैं, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जितना सिंपल लैंग्वेज हो सकता है वो हम लोग कोशिश करेंगे सीखने की। कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को अक्सर गलती का सामना करना पड़ता है, कन्फ्यूजन होता है कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो चालू करते हैं। ये जो चैप्टर देख रहे हैं आप, चैप्टर का नाम है लाइट, जो कि हम सभी को मालूम है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है जो कि अगर किसी छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे, छोटे से बच्चे कहने का मतलब कि क्लास 7 क्लास 8 के बच्चों को भी मालूम है कि हाँ भाई लाइट क्या है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी कुछ भी नहीं है। एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमें एनेबल करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। बोलो एनेबल तो हमको आँख करता है, हम तो आँख से देखते हैं, लाइट से कैसे देख रहे हैं? तो लाइट आँख एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मदद करके देता है। जबकि लाइट जो है वो हमें एनेबल करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को सही से देख पाएँ। अगर आप सोचो कि अगर इस रूम में मैं अंधेरा कर दूं तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं। आँख तो अभी भी आपका सही सलामत है, लेकिन क्या आप मुझे अब देख पाएंगे? अब नहीं देख पाएंगे। तो क्या चीज़ है ऐसा जो आपको मुझे देखने में और इन सब चीज़ को देखने में मदद कर रहा है? वो है लाइट। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अब बोलोगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सर? तो देखो वेव्स बहुत नेचर का होता है, उसमें से एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऐसा वेव होता है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम का मतलब सर क्या होगा? मीडियम का शुद्ध हिंदी वर्ड अगर बोलूँ तो साधन। यानी कि अगर हम लोग क्लास 9th में चले जाएं तो साउंड चैप्टर था जिसमें हमको मालूम था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती। इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल टू प्रोपेगेट, जबकि लाइट के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब सोचो सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से अगर लाइट ट्रेवल होकर अर्थ तक आ रही है तो बीच में तो इतना बड़ा वैक्यूम है, उस वैक्यूम में लाइट प्रोपेगेट कर जा रहा है, यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट है लाइट्स आर मेड अप ऑफ फोटोन्स विच आर टाइनी पार्टिकल्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं कि लाइट को सर दो डेफिनेशन लाइट का, एक वेव के फॉर्म में डेफिनेशन है तो दूसरा फोटोन के फॉर्म में डेफिनेशन है। फोटोन क्या होता है? फोटोन टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनमें भरपूर एनर्जी होता है। उसी एनर्जी के मदद से जो फोटोन्स पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करते हैं। तो लाइट वेव के फॉर्म में भी डिफाइंड है और पार्टिकल के फॉर्म में भी डिफाइंड है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लाइट के ऊपर अलग अलग जब स्टडी हुई तो पता चला कि लाइट कभी कभी लाइट वेव के फॉर्म में काम करता है और कभी कभी लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी काम करता है। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। कुछ सिचुएशन में लाइट वेव की तरह बिहेव करता है तो कुछ सिचुएशन में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। आज तक ये साइंटिस्ट कंक्लूजन नहीं ला पाए कि लाइट क्या वेव है क्या पार्टिकल है, दोनों में कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं है। उसका यही है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, वो किसी सिचुएशन में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो किसी सिचुएशन में वेव की तरह बिहेव करता है। तो वही है कि लाइट्स आर मेड अप ऑफ फोटोन्स विच आर टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मेरे हिसाब से हम सभी को पता होगा। और लाइट एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है, लाइट कभी भी कोई कर्व पाथ फॉलो नहीं करता है।
इसके लिए आप कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप अंधेरे से रूम में टॉर्च जलाएंगे तो आपको दिखेगा कि बीम ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करके जा रहा है। तो वहाँ से ये प्रूफ होता है कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह ये स्पीड होती है, ठीक है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो इतना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का। अब जरा इसको और अगर हम बेसिक में तोड़े तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर सेकेंड में बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन करो कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। और अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, यानी करीब करीब 1 सेकेंड में अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर लेता है। ये स्पीड है लाइट की, ठीक है। अगला पॉइंट है लाइट फॉलोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर विच वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लाइट हम जैसा कि बता चुके हैं कि लाइट दोनों तरीके के नेचर को पोजेस करता है। पार्टिकल नेचर भी पोजेस करता है और वेव नेचर भी पोजेस करता है। और इसको प्रूफ किसने किया था? किस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि ये दोनों नेचर पोजेस करता है, डुअल नेचर का है? वो एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एमसीक्यू में सवाल आएगा आपको तो यही आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट हैज़ डुअल नेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, एक नोट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के लिए डाल रखा है, द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। अब बात करूं मैं तो ये अप्रॉक्सीमेट लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है वैक्यूम में? वैक्यूम क्या? वैक्यूम वो जगह, वो स्पेस जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि अपना सोलर सिस्टम, सन और अर्थ के बीच में जो भी स्पेस है वैक्यूम है, वहां एयर तक प्रेजेंट नहीं, तो वैसे स्पेस को वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? तो अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बताऊं, टू 2.779 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है लाइट का वैक्यूम में स्पीड। वहीं पे अगर एयर में स्पीड की बात करूं तो एयर में स्पीड होता है स्लाइटली कम होता है 2.770 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का गैप देख लो कितने का है? 0.009, इतने का ही गैप है। इसके कारण से हम लोग कभी भी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वैक्यूम में स्पीड हो या एयर में स्पीड हो, दोनों में स्पीड लाइट का क्या ले लेते हैं? इक्वल। और इक्वल कितने के? अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ले लेते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट कितना है अपना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है जो हम लोग को पता है, यहाँ ऊपर लिखे हुए। तो यहाँ से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर कोई एक्चुअल स्पीड की बात करें वैक्यूम में कितना है तो 2.779 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में कितना है तो 2.770 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एयर और वैक्यूम का स्पीड इक्वल कर लेते हैं और वो कितना अप्रॉक्सीमेट करके बना देते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे हिसाब से इस स्लाइड में आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो अभी अब दूसरा स्लाइड लाएं तो फिर आप लोगों को मेरे हिसाब से और मज़ा आने वाला है अभी लाइट के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, तो स्लाइड वी विल बी स्टडिंग दिस लाइट चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। हम ये पूरे लाइट चैप्टर को 3 छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे तो नहीं है, लाइट तो सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि लाइट को इस तरीके से पढ़ें कि लाइट ख़त्म भी हो जाए, हमको बिल्कुल सब कुछ समझ में भी आ जाए और हम एग्जाम में बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा दें, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि लाइट को हम लोग ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। छोटे पार्ट्स कह लो, बड़े पार्ट्स कह लो, जो मर्जी आए कह लो, बस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो लाइट अपना जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। चलो देखो पहला पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
यार मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा सा बियर करना, मैं स्मार्ट बोर्ड पे कभी लिखा नहीं हूँ तो पहली बार लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी अभी जब आदत पड़ जाए तो राइटिंग में अच्छी कर लूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे बाबा, ये तो दूसरे बार में ही मेरी राइटिंग अच्छी हो गई, क्यों? या फिर तो कुछ दिन पढ़ा दूंगा तो बिल्कुल मैं अच्छा लिखने लगूंगा इस पे। चलो भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा है द ह्यूमन आई एंड द वेरियस फिनोमेना। द वेरियस, नहीं लिख दो, फिनोमेना। चलो भैया, तो इन तीन पार्ट्स में हम लोग लाइट चैप्टर को डिवाइड करके और इन तीन पार्ट्स में हम लोग लाइट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से ये तो लग रहा है मिट जाएगा अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ तो इसको आप लोग नोट कर लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाना, नोट्स बनाओगे बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत हेल्प करता है। पढ़ के जाओगे फटाफट, सब कुछ इसमें कराऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, थ्योरी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सब कुछ। तो लिख लेना ये, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ रहा। ये क्योंकि डिलीट हो जाएगा ये, फिर ये देखो तो डिलीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, चलो तो अपना पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक और सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये? वो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से मेरा लाइट का रे, बीम ऑफ लाइट वो आए और किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के वापस चला जाए, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं भी चला जाए, उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर डायग्राम में मैं समझाऊं तो देखना कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। चलो देखो, मान लो कि ये मेरा एक मिरर है। अभी मिरर अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मान लो ये मिरर है या ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी बात करो कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वैसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है? तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? अब देखो यहाँ से लाइट आ रहा है तो मैं, चलो कुछ कलर का बंदोबस्त, सूर्यदेव प्रकट हो जाइए, सूर्यदेव प्रकट हुए और लाइट रे अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भिजवाएं। लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आने के बाद ये लाइट रे जो है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट बैक हो गया, या फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग द surface, reflecting surface, it is reflected back or sended back. This process is called as reflection of light. तो ये चीज़ मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारा लाइट आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही लाइट आएगा, बीम ऑफ लाइट आएगा, ठीक है? बीम ऑफ लाइट आएगा जो कि इकट्ठे बहुत सारा लाइट आता है। और ये देखो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। अब वो थोड़ा सा मेरा क्या है कि मिस अलाइनमेंट है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही बनेगा नहीं, लेकिन ये मान के चलो सब स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं। ये स्ट्राइक करने के बाद ये इधर चला गया, ये स्ट्राइक करने के बाद ये इधर चला गया, ठीक है? ये सारा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या सिर्फ ऐसे में रिफ्लेक्शन हो सकता है? नहीं, एक तरीका और है रिफ्लेक्शन होने का। कोई बोले कि क्या ये रिफ्लेक्शन नहीं है? जरा बताना तो। अरे यार, कहाँ से इधर से मैं शेप कहाँ से आएगा? शेप नहीं आएगा, शेप नहीं आएगा, अभी शेप नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही बना लेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे। चलो देखो भाई, अरे ये चला गया क्या? अरे यार वो चला गया, चलो कोई बात नहीं। अभी बात करा था हमने, ये चीज़ तो मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। इससे टकराया, ये वापस चला गया, ये टकराया, स्ट्राइक किया, ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये स्ट्राइक किया, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये रिफ्लेक्शन है। चलो दूसरा देखो, कोई बोलेगा कि क्या ये रिफ्लेक्शन है? अब ये समझना, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। अगर मैं बात करूँ, ये स्मूथ सरफेस है
स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है मेरा रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, नाम में आ गया रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब नाम में ही सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग है, तो भाई क्यों नहीं करेगा रिफ्लेक्शन? एक बात बताओ, नाम में ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, भले रफ है स्मूथ है, वो चीज़ आगे देखेंगे ना जब आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल समझो कि रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिफ्लेक्शन, नाम में ही रिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि ये क्या लाइट को सेंड बैक करेगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा बैक? हाँ करेगा। अब देखो ये जरा दिखाते हैं लाइट कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ये देखो, यहाँ से टकराया, ये मान लो इधर चला गया, ये इधर टकराया, ये इस बार इधर इधर चल गया, इधर चलेगा नहीं जाएगा, पूरा ही क्लियर हो जा रहा है, पूरा ही क्लियर हो जा रहा है। रिफ्लेक्ट, मैं बात करूं, रिफ्लेक्ट, ये यहाँ से टकराया, ये इधर चला गया, ये इधर से टकराया, ये इधर चला गया, ये इधर से टकराया, ये इधर चला गया। देखो इसमें भी क्या लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट आ रहा है, आ रहा है। टकराने के बाद क्या रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो क्या यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ? हुआ। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन है। तो मेरे हिसाब से ये दो डायग्राम से क्लियर होगा कि कब रिफ्लेक्शन कहेंगे और कब रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। इसके अलावा कहीं रिफ्लेक्शन अगर नहीं हुआ, कहीं भी अगर लाइट ऑफ रे आया और वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं गया, यानी वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हुआ। और अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही नहीं तो कोई भी चीज़ हम देख ही नहीं पाएंगे। हम देख कब पाते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे पड़ता है, ठीक है। वरना जरा लगाओ तो फिर अभी अभी इस रूम का अगर मैं सारी लाइट बंद कर दूं तो क्या मैं आपको दिखूंगा? नहीं दिखूंगा। तो मैं अगर आपको दिख रहा हूं तो किस कारण से दिख रहा हूं? ये सोर्स से लाइट मेरे पे आया, मेरे बॉडी पे टकराया, मेरे बॉडी से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक पहुंचा, तब आप देख पा रहे हो। तो यानी कि अगर किसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को देख पा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पक्का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। वरना अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। सीधा सीधा बात यही है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। Polished and shiny surface objects reflects more light than unpolished and dull surface object। अब देख लो ये पॉइंट आ गया कि अगर कोई सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा, जितना ज़्यादा शाइनी होगा, वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा अनपॉलिश्ड होगा, डल होगा, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को उतना कम रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यही एक कारण है जिसके कारण से क्या कहते हैं, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। लाइट का वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है? सिल्वर मेटल है। सिल्वर मेटल बहुत अच्छे तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है ना। वो उसका प्रॉपर्टी है लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करना। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। दिस इज वाई अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल इज प्लेस एट द बैक साइड ऑफ प्लेन ग्लास शीट। यही एक कारण है कि हम लोग जितना भी मिरर बनाते हैं, अच्छे अच्छे मिरर्स जो बनते हैं, जो 5 स्टार होटल्स में होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लगे होते हैं, जितने भी अच्छे मिरर्स बनाते हैं या मिरर बनाते हैं, उस मिरर के पीछे में एक पतला सा लेयर ऑफ सिल्वर मेटल रहता ही रहता है। एक पतला सा लेयर ऑफ सिल्वर मेटल क्या वहाँ पे उस मिरर के बैक साइड पे रहता है। क्यों रहता है? अब इसका आंसर दे सकते हो क्यों रहता है? क्योंकि सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जितना अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, हम उतने अच्छे से अपने आप को देख पाएंगे, उतना अच्छा इमेज बनेगा उस मिरर से। इस कारण से सिल्वर मेटल को यूज़ किया जाता है बैक साइड ऑफ प्लेन ग्लास शीट के, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। और ये डायग्राम बना लेना, एक चीज़ यही डायग्राम इसमें बनाने लायक है, ये बना लेना, क्योंकि मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर ये मिट जाएगा, मिटने वाला है। ये चीज़ मैं कल देखता हूँ कि कल कैसे इसको ठीक कर सकते हैं कि मिटे ना, ठीक है ना। चलो चलूँ आगे, चलो भैया आगे चलो, बढ़ो। तो देखो अब इसको हटाना है, ये गया।
चलो ठीक है, अब देखो, अब आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। आ गया प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हो, ठीक है। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, देखो, अ रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग लाइट वेव्स। हाँ, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट जान लें कि रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग लाइट वेव्स, जो जब क्या होता है, रे ऑफ लाइट कब कहते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट है, जब वो लाइट ऑफ, जो लाइट का जो बीम आ रहा है, बहुत सारा लाइट आ रहा है, वो लाइट वेव्स के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है ना, तब कहें कि रे ऑफ लाइट है वो। यानी कि लाइट वेव आ रहा है, लाइट वेव के स्ट्रेट लाइन को फॉलो जब कोई लाइट वेव करता है, तो उसी को हम कहते हैं कि रे ऑफ लाइट है, वो लाइट का रे है, ठीक है। और देखो दूसरा, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट कब कहेंगे, जब इसी लाइट रे का बहुत सारा बंडल, बहुत नंबर ऑफ लाइट रेज एक साथ जब आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। द नेचर ऑफ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड आर ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये चीज़ आगे भी पता चल जाएगा कि प्लेन मिरर ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये चीज़ मैं जब आगे पढ़ाऊंगा ना, तो वापस से इस स्लाइड पे आगे मैं बताऊंगा, देखो मैंने बताया था ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो कि प्लेन मिरर का जो नेचर होता है, ठीक है, इमेज बनाने का नेचर, वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्या होता है वो भी आगे बताएंगे, डायरेक्ट क्या होता है वो भी आगे पता चलेगा, एंड आर ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो यहाँ से समझ में आ सकता है कि प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज का इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करेगा, ना छोटा ना बड़ा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। अगर अगर किसी का हाइट 6 फीट है, तो प्लेन मिरर अगर पूरा का पूरा प्लेन मिरर रख दिया जाए, तो वो उस प्लेन मिरर में भी उसका हाइट 6 फीट ही होगा, 6 फीट से ना ज़्यादा दिखेगा ना 6 फीट से कम दिखेगा। तो प्लेन मिरर का ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये चीज़ समझा देंगे कि क्या होता है। वैसे डायरेक्ट का मतलब यहाँ से समझ सकते हैं, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा, यानी कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से रखा है वो बिल्कुल सीधा सीधा वहाँ पे बन जाए इमेज में। प्लेन मिरर के सामने, हम सबके घर में प्लेन मिरर होता है, हम लोग खड़े हो जाएं, क्या हमारा पैर कभी ऊपर दिखता है और कभी क्या हमारा हेड नीचे दिखता है? नहीं दिखता है, वो बिल्कुल सीधे सीधे दिखता है। तो वो प्लेन मिरर की खासियत है, डायरेक्ट है, यानी कि मेरा इमेज बिल्कुल सीधा सीधा बना है, ठीक है। अभी आएगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में, तो तुमको वहाँ देखने को मिलेगा कि मिरर इमेज जो है वो उल्टा भी बनता है। इसीलिए ये पॉइंट याद रखना कि प्लेन मिरर का जो नेचर है इमेज फॉर्मेशन का, वो कैसा है, वर्चुअल है। अब वर्चुअल क्या होता है वो आगे बता देंगे। डायरेक्ट है यानी कि सीधा सीधा इमेज बनता है, जिस तरीके जैसे ऑब्जेक्ट रखा है सेम टू सेम वैसा इमेज बना के दे दे। और अगला कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसी साइज का बनता है। चलो ये पॉइंट क्लियर है। तो अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग, कौन सा कलर बताओ भाई, कौन सा कलर सेलेक्ट कर लें? चलो ब्लैक, ठीक है, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब प्लेन मिरर इतना तो हमको समझ में आ गया, और भी प्रॉपर्टी भी आगे समझेंगे प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन उसके पहले लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं जो हमको आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा का पूरा लाइट चैप्टर उड़ जाएगा, ठीक है। ये पूरे लाइट चैप्टर में आते रहेंगे, ये सारे पॉइंट्स मिलते ही रहेगा। पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे क्या होता है, ये वो रे होता है जो कि सोर्स ऑफ लाइट से निकल के आए और मेरे सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराए, ठीक है। तो इट इज़ अ रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्ट्राइक्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, मेरे साथ लिखते चलना, ये मिट जाएगा फिर। तो इट इज़ अ रे विच comes from source of light and strikes on the reflecting surface। अभी डायग्राम के साथ भी सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। जब तक के लिए देखो, कलर चेंज करते हैं। थोड़ा सा तिरछा लिखा रहा है, तिरछा लिखा रहा है तो थोड़ा सा भाई मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो अगला मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। डायग्राम के साथ दिखा देंगे एक बार में, एक दफ़े में डायग्राम के साथ इस सब पॉइंट को प्रूफ करेंगे, ठीक है।
अभी साइड में कर दें, साइड में कर दें, चलो ठीक है, अभी लिखते हैं पहले, चलो। रिफ्लेक्टेड रे, अब ये कौन सा रे होता है? ये वो रे होते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जो रे निकल रहा था ना, उसी रे को रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। ठीक है, अब कोई पूछा भाई ये सब नाम क्यों आया? भाई अपने सहूलियत के लिए आया। हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब साइंटिस्ट लोग अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे इस सब के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो लग रहा था कि भाई जो लाइट आ रही है, टकरा रही है, उसको क्या भाई बार बार ये चीज़ कैसे बोले? तो उसको एक लाइट दे दो, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब ही होता है कि टकराना, ठीक है, टकराना। तो उसका लाइट का, उस रे का नाम ही दे दिया इंसिडेंट रे। जो रे टकरा के जा रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसको रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। अब इसी को इंग्लिश में लिख दो, क्या है इसमें फिर? तो रिफ्लेक्टेड रे लिख दो कि इट इज अ रे, इट इज अ रे विच is reflected back from reflecting surface, reflecting surface। ठीक है, चलो चलो, तो ये वो रे है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। मेरे हिसाब से क्लियर है। डायग्राम अभी मैं बताऊं, मुझे याद रहेगा, मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा और क्लियरिटी आएगा। ठीक है, चलो। नॉर्मल देखो भाई क्या है, नॉर्मल देखो तो नॉर्मल क्या होगा, किसको कहेंगे नॉर्मल है? तो इट इज अ लाइन, इज अ लाइन विच इज perpendicular to the reflecting surface, to the reflecting surface, the reflecting surface। तो ये वो लाइन होता है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीन पहले समझ में आ गया, चलो इस तीन को हम लोग वहां पे बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो बना के देखते हैं इन तीन को। ये रहा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रहा मेरा चलो क्लियर नहीं कर सकते कोई। तो ये जो लाइट आया, यहाँ कहीं सोर्स है, सोर्स से जो लाइट आया, अब रे ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, बहुत सारा लाइट एक बार में, लेकिन बार बार इतना सारा लाइट क्यों दिखाए? तो एक ही लाइट हम दिखाएंगे। वो दिख रहा है कि एक लाइट किसी सोर्स से चला आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया। इसी लाइट को क्या कहते हैं बताओ? यहाँ देखो लिखा हुआ है, इसी लाइट को तो इंसिडेंट रे कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी को तो इंसिडेंट रे कहा जाता है। ये इंसिडेंट रे हो गया, मेरे हिसाब से इंसिडेंट रे अभी तो क्लियर हो गया होगा। चलो भाई चेक करते हैं दूसरा। ये देखो, ये लाइट आया, ये लाइट ऑफ रे टकराया, सरफेस से टकराने के बाद वापस चला गया, कहीं भी चला गया भाई, कहीं चला जाए उससे हमको क्या मतलब है? आगे टकरा के चला गया, तो टकराने के बाद जो लाइट निकला, उस लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। देखो, इट इज अ रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो रे है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर दिया गया, इसी रे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इसका नाम फिर रख दें, ये रिफ्लेक्टेड रे है, पहचान जाओगे अब कहीं पे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये मेरा क्या हो गया भाई? इंसिडेंट रे हो गया। चलो भाई, अब हम लोग को जानना था कि नॉर्मल क्या होता है ना, चलो वो भी देखो नॉर्मल क्या होता है। देखो क्या कह रहे थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पे, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके 90 डिग्री पे कोई जो रे आ जाएगा उसको नॉर्मल कहेंगे। हाँ भाई, उसको नॉर्मल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ये देखो, ये 90 डिग्री पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और अगर ये लाइन 90 डिग्री पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो इसको नॉर्मल कहेंगे। हाँ बिल्कुल नॉर्मल कहेंगे, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल कह दे रहे हैं। कहाँ लिख दे भाई? इधर लिख दूँ तो इधर ही लिख नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। तो क्या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक नॉर्मल होगा? क्या एक ही नॉर्मल? नहीं, कहाँ से एक नॉर्मल होगा भाई? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइंस होगा ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइन होगा। ये थोड़ी ना है कि इस पे एक ही 90 डिग्री बना सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ 90 डिग्री बन सकता है। ये थोड़ी ना है कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक ही इंसिडेंट रे हो सकता है, इनफिनाइट रिफ्लेक्टेड रे भी हो सकता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना। ठीक है,
चलो ये 3 लाइन था, तीनों लाइन यहाँ इमेज से मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब ये चीज़ जल्दी जल्दी भाई नोट कर लो, अगर नहीं नोट किए हो तो मैं कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, मैं नोट कर लो भाई पहले, ठीक है, क्योंकि ये अभी डिलीट हो जाएगा, फिर ये 3 का बताना है, उसके लिए मुझे फिर इमेज चाहिए, मतलब डायग्राम चाहिए। ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थोड़ा राइटिंग यार, चलो उधर जाएगा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ मैं फिर, अब नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख लेना। चलो गया, अभी आओ भाई। अहो भाग्य हमारे कि तुम इधर पधारे, तुम 3 बच गए हो, तुम 3 को भी निपटा लेंगे हम लोग मिलके, है कि नहीं। चलो पहले देखो भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अभी ये 3 रे सीख गए ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल। इन्हीं 3 रे के मदद से ये 3 पॉइंट भी सीख जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सीख जाएंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाम में दिख रहा है इंसिडेंस है, यानी इंसिडेंट रे से आसपास लेना देना कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इंसिडेंट रे से लेना देना, तभी तो उसके नाम पे यहाँ नामकरण हुआ इसका। चलो देख लेते हैं, पहले इमेज में ही देख लेते हैं, पहले फोटो में ही देख लेते हैं। ये था मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो, अब कलरफुल बनाएंगे। ये आया मेरा इंसिडेंट रे, ये गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, केड़ा बन गया। कल शेप का इधर से हम कुछ करते हैं जुगाड़, शेप आ जाएगा ना तो बिल्कुल सीधा सीधा लाइन बनेगा फिर। ये है नॉर्मल, तो तीनों लाइन तो क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन। चलो तो देखो अभी फिर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो किसको कहेंगे, कब कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंट रे से कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा, तो ये वो एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ठीक है। इट इज एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, ये वही एंगल होता है। यानी कौन सा एंगल हुआ यार, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, यानी क्या ये एंगल हुआ, हाँ ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल आई से, ये भी बात याद रखना। स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन लिख लेते, मेरे साथ लिखते चलना यार। देखो कि द एंगल विच फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ इंसिडेंस and the normal is called स्पेस ही चला गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई, स्मॉल आई, तो यहाँ लिख दे रहे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द एंगल विच फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइन ऑफ इंसिडेंस कह लो, इंसिडेंट रे कह लो, ठीक है। तो सब 2-4 बुक में, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से संबोधन, लेकिन इंसिडेंस आ जाए तो समझ जाना कि इंसिडेंट ही है। तो लाइन ऑफ इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर है भाई, डायग्राम से भी क्लियर है। फिर ये भी हटा देंगे, इसलिए लिख लो इसको, ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। चलो मिटाएं, चलो मिटाते हैं, फिर वो भी मिटेगा दोबारा, कोई बात नहीं, बना लेंगे जी दोबारा, ये दिक्कत है। आओ ये कलर से लिखते हैं, कलरफुल रहना चाहिए यार, जिंदगी अपनी, लाइट पढ़ रहे हैं और कलर नहीं यूज़ करें अलग अलग, क्या बात करते हो। चलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले फिर से डायग्राम पे समझाते हैं। चलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ से तुम लोग खुद ही बताओ यार, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में नाम में रिफ्लेक्शन है, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे के साथ कुछ वास्ता है, कुछ तो वास्ता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वही वाला हाल है।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड रे से नाता तो है, और अगर नाता है तो भाई हमको पता चलेगा, हम तो ये अब बता सकते हैं कि ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा मेरा नॉर्मल रे है। तो ये वो एंगल होता है इंसिडेंट, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो कि किन के बीच में बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो क्या ये एंगल हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या अभी क्लियर है दोनों एंगल? ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ भाई, अब इसको लिख लेंगे अंग्रेजी में, क्या है अंग्रेजी, अंग्रेजी तो लिख लेंगे तुरंत, समझना आना चाहिए भाई कब बोलेंगे। ठीक, क्लियर? तो बस रिफ्लेक्टेड रे देखो और नॉर्मल देखो, उन दोनों के बीच का एंगल जो भी दिखेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट रे दिखे और नॉर्मल दिखे, उन दोनों के बीच का जो भी एंगल दिखेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। चलो ठीक है, चलो अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, अब बस यहीं तक रखेंगे हम लोग आज। कलर कौन सा ले ले, तुम ही बोलो यार, पर्पल ले लेते हैं। चलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट करता है, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जरा डायग्राम में देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे मीट करता है। यहाँ मीट कर रहा है क्या, यहाँ मीट कर रहा है क्या, देखो तो जरा। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर है क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं था यार, ये तो लिख दें डेफिनेशन, चलो लिख देते हैं डेफिनेशन। तो इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray, reflected ray and normal is, normal is नहीं, it is a point where incident ray, reflected and normal meets the reflect surface। ये वो पॉइंट है जहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो कि ये दिख रहा है, नाम दे दे वो पॉइंट। ठीक है, तो फिर रखें यहीं तक आज। मेरे हिसाब से इतना कुछ तुमको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था अपना, जिसको आना हमें ज़रूरी था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से बनाने के लिए। न्यूमेरिकल में कुछ भी वर्ड इधर उधर घुमा देगा, अब अगर वर्ड क्लियर है तो कुछ भी इधर उधर लिख दे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बोल दे, कभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देगा, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देगा, या डायग्राम दे के डायरेक्ट पूछ देगा कि डायग्राम दे दिया, एंगल ये मान लो दे दिया कि लो भाई ये 30 डिग्री है। अब कुछ भी नहीं लिखा है, वो आर भी नहीं लिखा है, वो सिर्फ 30 डिग्री लिख दिया। हमको पता है ना कि भाई ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, इसके बीच का जो भी एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो भाई हम यहाँ मान लेंगे कि ये रिफ्लेक्शन एंगल है। तो हमको टर्मिनोलॉजी क्लियर होना था, टर्म्स क्लियर होना था, इसलिए ये सब कुछ कराएं। और चलो आई होप हमको लगता है ऐसा कि तुम लोग को समझ में आया होगा सब कुछ बढ़िया से। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, इसके आगे लाइट का और हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। चलो ठीक है, ख्याल रखो अपना, टेक केयर, जय हिंद।